देखो, केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे डिटरमाइन होता है इस चीज को समझा और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम ऐसे कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंपैक्ट करता हो। तो अगर आपके चैप्टर की बात की जाए केमिकल काइनेटिक्स जो है उसमें मेनली 3 फैक्टर्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम या जिस टेम्परेचर रिएक्शन को प्रोसीड किया जा रहा है, और तीसरा है कैटलिस्ट। ये 3 जो फैक्टर्स हैं इनको थोड़ा डिटेल में, इनके रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं बहुत सारे केमिकल काइनेटिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ में एक और फैक्टर है सरफेस एरिया, इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम साथ में। तो ये 4 फैक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, ये किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो, एक केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जितना ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल इसके अवेलेबल होंगे उसी स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा, उसी स्पीड से रिएक्शन जो होगी वो चलेगी। दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट हमने इसके साथ में जो टॉपिक डिस्कस करना है रेट लॉ, उसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन का जो रिलेशनशिप है उसको ड्राइव करेंगे इसमें। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंपैक्ट करता है वो है टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर जो है, अगर इसकी जनरल बात करें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर रिएक्शन का इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और हर 10 डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर रिएक्शन का 10 डिग्री राइज करने पे जो रेट होगा वो डबल हो जाएगा। सपोज करो अगर रिएक्शन पहले 10 डिग्री पे चला रहे हैं तो उसका रेट है x, अगर वही टेम्परेचर आपने कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री राइज किया प्लस 10 डिग्री राइज किया तो इसका रेट हो जाएगा 2x। अगर यहीं से और 10 डिग्री राइज किया मतलब 30 डिग्री बना दिया तो रेट 4x हो जाएगा। मींस हर 10 डिग्री राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल हो जाएगा। मतलब इधर x था, इसका डबल 2x, अब इसका डबल 4x। ठीक है, हर 10 डिग्री राइज करने पे टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, जिस मीडियम में रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ेगा। देखो, ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन है टेम्परेचर किस तरह से इंपैक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इस चीज को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो केमिकल काइनेटिक्स में आगे आपको एक टॉपिक आएगा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में हम देखने वाले हैं किस तरह से टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसमें इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे ये टॉपिक आएगा। मींस आप जर्नल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे किस तरह से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, इनके बारे में डिटेल में अलग अलग से टॉपिक हैं। कंसंट्रेशन के लिए रेट लॉ, टेम्परेचर के लिए कोलिजन थ्योरी है। वैसे ही अगर बात करें हम कैटलिस्ट जो है वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंपैक्ट करता है। देखो, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको रिएक्शन में डालने पे रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंक्रीज होता है। मींस कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जिसको रिएक्शन में डालने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। और कैटलिस्ट रिएक्शन में इटसेल्फ यूज नहीं होता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है मगर रिएक्शन में यूज नहीं होता है, यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये जनरली किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है अगर ये बात करें तो सिंपली हम इसको एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन की जो एनर्जी की डिमांड होती है
देखो एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसको एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो डिक्रीज करता है। ये कैटलिस्ट जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू हैपन, एक रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी की डिमांड को कम करता है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। तो इसको भी हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से, जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी साथ में इसके साथ में कोलिजन थ्योरी में भी इसका जिक्र आएगा कि एक कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया स्पेसिफिकली अगर बात करें तो अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होता है, रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में होता है तो वहां पे रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जो है वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अगर हम सिंपल बात करें तो जितना ज्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा होगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरह से सरफेस एरिया इंपैक्ट करता है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंट लेते हैं, सपोज करो x ग्राम रेक्टेंट ले लिया हमने, x ग्राम रेक्टेंट ले लिया। अब इस रेक्टेंट का हम क्या करते हैं, सपोज करो साइज रख लेते हैं कि इसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा बड़ा है, और दूसरी बार इतना ही रेक्टेंट लेंगे क्योंकि हमें उसका मास सेम रखना होगा, मगर पार्टिकल साइज छोटा कर लेते हैं, उसको थोड़ा पाउडर्ड फॉर्म में रखते हैं या उसका साइज जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं। जब पार्टिकल साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब पार्टिकल साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इसमें सरफेस एरिया कम होगा। मतलब पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से सरफेस एरिया कम, और पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा। तो जब पार्टिकल साइज छोटा होगा तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और वैसे ही जब पार्टिकल साइज बड़ा है एक गिवन मास के लिए, तो पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। इसको एक तरीके से आप याद भी रख सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास एक बड़ा लॉग ऑफ वुड है, लार्ज लॉग ऑफ वुड है ना, मोटा लकड़ी का पीस पड़ा हुआ है, अगर इसको मैं जलाऊंगा तो ये बहुत स्लोली जलेगा। अगर इसी लॉग को मैं तोड़ तोड़ के स्मॉल पीसेस में काट लूं, लकड़ी के इसके छोटे छोटे पीसेस काटूं और फिर इसको बर्न करूं तो ये बहुत फास्ट बर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये बड़ा है, बड़े साइज का, इसका सरफेस एरिया कम है हमारे पास, और जब ये छोटे साइज के इसके पीसेस करेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो ये जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो कोयला होता है, जो कोल होता है, कोल को हम जब माइन करते हैं तो इसके थोड़े बड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, मगर इसी पार्टिकल को जब हम कोल को जब इंडस्ट्रीज में किसी में यूज किया जाता है फॉर मतलब हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तब इसको हम पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, इसको पाउडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो फिर पाउडर्ड फॉर्म में इसको बर्न करते हैं, तब ये इजिली बर्न होता है और फास्ट बर्न होता है। मतलब इसका रेट ऑफ जो बर्निंग है वो फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाएगा? जब ये छोटे पार्टिकल साइज में आ जाएगा तो हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एक्चुअल में रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा एक्सपोज्ड होगा टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, या जो भी रिएक्शन उसमें होनी होगी वो फास्ट होगी, मतलब उसके ज्यादा मॉलिक्यूल एक्सपोज्ड होंगे। रेक्टेंट के सरफेस एरिया इस तरह से इंपैक्ट करता है। ठीक है, अब आप ये चीज अगर आपको प्रॉब्लम करती है कि कैसे एक बड़े साइज का जो पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया ज्यादा क्यों और छोटे साइज का पार्टिकल उसका सरफेस एरिया कम क्यों, अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो अगर सपोज करो हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब ले लेते हैं, इसका सपोज करो एक गिवन सरफेस एरिया है। इसी क्यूब को अगर मैं दो हिस्सों में काट दूं तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इन दो पार्टिकल का फिर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके ये सरफेसेस क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे, नए सरफेसेस बनेंगे। तो जब साइज छोटा होता जाएगा उसका नया सरफेस बनता जाएगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है,
और जब इसको बीच में तोड़ेंगे तो दो नए सरफेसेस बनेंगे, तो सरफेस जब बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि जब एक बड़ा स्फीयर है उसी बड़े स्फीयर के दो छोटे छोटे स्फीयर बनाए जाएं ज्यादा, तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा छोटे स्फीयर्स का, रिजल्टिंग जो ओवरऑल सरफेस एरिया होगा सभी का मिला के वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पेरेंट बिगर स्फीयर। तो वही पार्टिकल के लिए, पार्टिकल साइज जब छोटा होता है, मगर इसके लिए आपको मास सेम रखना पड़ेगा ना, सेम मास की चीज जब ली बड़े पार्टिकल में, सेम मास की चीज ली जब छोटे पार्टिकल साइज में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि सरफेस एरिया किस तरह से इफेक्ट करता है, और वो भी डिपेंड करता है रेक्टेंट के साइज पे, उसके मॉलिक्यूल के साइज पे, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं मोटे मोटे, इनका एक ओवरव्यू है। अब हम आगे टॉपिक लेने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इंपैक्ट होता है, और उनका जो रिलेशनशिप है उसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसको हम ड्राइव करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से इंपैक्ट करती है रेट ऑफ द रिएक्शन। हम एक काम करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं, ए प्लस पी कोफिशिएंट, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख ली हमने, और ये दो रिएक्टेंट ले लिया इसने ए और बी, और उनके कोफिशिएंट हो गए ए और बी, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से इंपैक्ट करेगी। सबसे पहले हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ग्राफ देखते हैं कि टाइम के साथ में जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करती है। इनिशियली जब टाइम 0 है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सबसे ज्यादा होगी, और टाइम के साथ में वो डिक्रीज करती जाएगी। क्यों डिक्रीज करती जाएगी? क्योंकि रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, और टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे वो कम होते जाएंगे। अब जो इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो देता है हमें रेट लॉ। रेट लॉ बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करेगी टाइम के साथ में, तो विद टाइम के साथ में रेट भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है वो किसके बराबर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, मतलब आइदर दो रिएक्टेंट है तो ए की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन। रेट ऑफ ए chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactant raised to some power। किसी पावर के साथ इनकी जो कंसंट्रेशन टर्म होगी वो कुछ पावर के साथ रेज किया होगा, उनकी कुछ पावर्स होंगी, इधर हमने एक्स और वाई लगा दिया, और ये जो पावर होंगी ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है कि किस पावर के साथ उनको रेज करना है। एक्स और वाई जो इनके पावर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रेट। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर आप हटाओगे तो रेट जो है इज इक्वल टू के, दिस इज द रेट कांस्टेंट, और ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये जो एक्सप्रेशन है ये है रेट लॉ, सिंपल। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, ये जो रेट की बात कर रहा है ना, ये रेट जो है एक पर्टिकुलर टाइम की, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट होगा वो आपको यहां से मिलेगा। और मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट। ये एवरेज रेट नहीं है रिएक्शन का, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे उस रिएक्शन का क्या रेट चल रहा है, मतलब क्या स्पीड है, वो हमें मिलेगी उस रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, और उन कंसंट्रेशन टर्म को किस पावर से रेज किया जाएगा, और वो वैल्यू जो होंगी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी। ये चीज ध्यान रखने वाली है। ये रेट एवरेज रेट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइम का रेट है, मतलब डिफरेंशियल रेट है ये, इसको डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं। और इसी डिफरेंशियल रेट की वजह से अगला टॉपिक आने वाला हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जब हम पढ़ेंगे वो इसी रेट की वजह से है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट जो निकालना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है?
क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट होगा वो निकालना है, और उसको हम सही तरीके से निकाल सकते हैं ग्राफिकली से। मैंने आपको बताया था एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकली, तो इस रेट को हम ग्राफिकली डिटरमाइन करेंगे। तो ग्राफिकली डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, तो इसको कैसे हम जो गिवन डाटा होता है उसी को प्रोसेस करके निकालेंगे, उसके लिए आएगा आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है या डिफरेंशियल रेट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम का रेट है, और वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर्स, दोस पावर्स डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और के यहाँ पे है रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये है रेट लॉ, और रेट लॉ हमें क्या देगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से इंपैक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन होगा। समझ लगी इस चीज की। अब एक रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। के जो होता है एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए जो के की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे एक रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब एक ही होती है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा के की वैल्यू भी जो है वो भी बढ़ेगी, और जैसे टेम्परेचर घटेगा तो के की वैल्यू कम आएगी। और के की जो वैल्यू है ये रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उससे इंडिपेंडेंट रहेगी, उससे कंसंट्रेशन, देखो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है अगर चला रहे, सपोज करो ए और बी है, यही केमिकल रिएक्शन है कि इसमें रिएक्टेंट एक ए है एक बी है और प्रोडक्ट बना रहा है। एक बार आपने केमिकल रिएक्शन ली, इसमें कंसंट्रेशन कुछ ली, दूसरी बार यही वाली केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो कंसंट्रेशन कोई अलग ले रहे हो, तो दोनों टाइम जो के की वैल्यू होगी वो यही रहेगी। मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ये इंडिपेंडेंट होती है। ये दो चीजें याद रखना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे के की वैल्यू फिक्स्ड रहती है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो के की वैल्यू कम होगी। और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उससे ये इंडिपेंडेंट होती है। अगर एक केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे चल रही है और दूसरे टाइम पे दूसरी बार आप वही रिएक्शन अगर दूसरी कंसंट्रेशन पे चला रहे हो तब भी के की वैल्यू उस केमिकल रिएक्शन के लिए सेम रहेगी। और रिएक्शन टू रिएक्शन जो है, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की रिएक्शन दूसरे पर्टिकुलर रिएक्टेंट की रिएक्शन जो है उसके लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी। बात समझे, जैसे ए और बी को मिला के प्रोडक्ट बन रहा है, वैसे आप कोई और रिएक्शन लेते हो, सी और डी की रिएक्शन लेते हो तो इसके लिए के की वैल्यू अलग होगी, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट के की वैल्यू होगी। तो ये आ गया हमारे पास ओवरऑल रेट लॉ। देखो इसके साथ में ही एक हमारे पास टॉपिक आता है, दो टॉपिक हैं एक्चुअली, एक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरा है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन। इन दोनों टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो हमारे पास रेट लॉ की एक्सप्रेशन थी, जैसे अभी पीछे जो हमने डिस्कस की उसी को द्वारा लिखते हैं। रेट क्या था, के ए की पावर ए की पावर एक्स, कोफिशिएंट की पावर नहीं, कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है मगर उससे डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्स और वाई रेट लॉ में, रेट लॉ है ये, रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं जिन पावर के साथ रेस की गई हैं, मतलब कंसंट्रेशन टर्म को जो पावर लगी है उस पावर को सम करके जो वैल्यू आ रही है वो ही एक केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। मींस ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और ये x और y क्या है, इधर सिर्फ रिएक्टेंट है, दो है तो इसके लिए x और y है, अगर 3-4 होते तो वैसे सभी की जो पावर्स हैं उनको सम करके जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आप समझे, मगर ये वैल्यू कौन सी वाली, रेट लॉ एक्सप्रेशन से। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म जिन पावर्स के साथ रेस की गई हैं उन पावर्स को सम करके जो वैल्यू आती है दैट गिव्स यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इन पावर्स को सम करके अगर वैल्यू 0 आती है तो आपके पास क्या रिएक्शन बनेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि रेट जो होगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर 0 पे डिपेंड करेगा, मतलब उसकी पावर क्या रहेगी, 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 मतलब 1, R इजिकल टू के इंटू 1 आ जाएगा। तो मतलब रेट जो होगा इसका
फिक्स्ड होगा, रेट जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट रहता है, वो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए कंसंट्रेशन की पावर क्या लगी जाएगी, जीरो। ऐसे ही अगर रेट रिएक्टेंट की पावर आज 1 आ जाती है ओवरऑल, ठीक है, तो रेट उस अगर ऑर्डर हमारे पास 1 आता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वैसे अगर 2 आएगी तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। इस का मतलब क्या होगा, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या होगी 2, क्योंकि इधर मैं एक ही रिएक्टेंट ले रहा हूं, इसको 2 लिख दिया, तो इधर ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो अगर देखो इसमें एक चीज आप देख सकते हो, 2 वाला ऑर्डर के आप एक मतलब आपके दिमाग में इमेज बनेगी कि ऑर्डर का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन और इसके बीच में रिलेशन कैसा है। देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 2, मतलब ऑर्डर कितना आ गया इसका 2। ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, देखो इनिशियली अगर इसका कंसंट्रेशन हमने आर ली है तो रेट सपोज करो एक गिवन रेट है, अब इसकी सपोज करो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हो, देखते रहना रेट क्या होगा। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को पावर 2 करना है ना, कंसंट्रेशन आपने क्या कर ली, डबल कर ली, तो 2R कर लिया, यही रिएक्टेंट था, अब इसकी कंसंट्रेशन क्या कर ली 2R, और इसका ऑर्डर क्या है 2, मतलब इसको पावर किसके साथ रेज करना है 2 के साथ। ऐसे भी समझ सकते हो, पहले कंसंट्रेशन ली थी x, दूसरी बार ली डबल करके, रेट क्या होगा x², अब क्या होगा 4x², मतलब इसमें अगर आपका x² आ रहा है तो इसमें क्या आ रहा है 4x²। तो रिएक्शन डबल करने पे, सॉरी कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है इससे। देखो ये x² था, ये 4x² है, मतलब रेट 4 टाइम हो जाएगा। तो जो डबल ऑर्डर रिएक्शन होती है, मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 गुना बढ़ जाता है, समझे। वैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो रेट डबल करने पे, सॉरी कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल होना था, बात समझे। अब उसको करके देख लो, इसकी पावर 1 कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी 1 1 आर, कंसंट्रेशन x कर लेते हैं, x की पावर क्या आ जाएगी 1, अब कंसंट्रेशन कर दी 2x, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2x, और यहां पे क्या बन जाएगा x। अब देखो जब कंसंट्रेशन x थी तो रेट x के बराबर आया, सपोज करो ना जनरली, तो जब कंसंट्रेशन 2 डबल कर दी तो रेट क्या आ गया 2x। इनिशियली रेट x के बराबर है, जब डबल कर दिया तो 2x, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है कंसंट्रेशन के हिसाब से। सेकंड ऑर्डर से मतलब अगर रिएक्टेंट डबल करोगे तो रेट जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, समझे। तो ये मतलब होता है ऑर्डर का, कि ऑर्डर और रेट के बीच में रिलेशनशिप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अगर 4 होगा इनकी पावर को सम करके अगर 4 आ रहा होगा तो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपको पॉइंट्स में भी आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट की जो पावर्स है उनको सम करके क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है पॉइंट्स में आपको आ सकता है। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन समझने के लिए आप सिंपल सी पहले एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। आप इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन डबल है 2, ठीक है, ऑक्सीजन सिंगल है 2 ऑक्सीजन, मगर इधर क्या हमारे पास 1 ऑक्सीजन आया, तो इसको मैं हाफ कर लेता हूं, ये रिएक्शन क्या होगी बैलेंस होगी। मगर क्या मैं आपको एक हाइड्रोजन और आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देके पानी बना सकता हूं, नहीं। ये रिएक्शन मैथमेटिकली अगर देखा जाए या बैलेंस तरीके से देखा जाए तो बैलेंस्ड है, कि अगर इसका एक मॉलिक्यूल होगा उसका आधा लगेगा, मगर ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का आप हाफ मॉलिक्यूल कहां से लाओगे, ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल कैसे करना, ठीक है। तो
बैलेंस तरीके से देखे जाए तो ये रिएक्शन परफेक्ट है, मगर एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होगी? अगर इसका एक स्टेप भी रिएक्शन का करना होगा, अगर हमें पानी बनाना है तो मिनिमम हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए होगा, और पानी बनाना है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, और 2 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, प्रैक्टिकली होने के लिए आपको मिनिमम कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शनों में समझ आ गया आपको? ये दोनों रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये रिएक्शन बैलेंस है, ये भी रिएक्शन बैलेंस है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर मैं आपको 2 हाइड्रोजन दूंगा, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूंगा, आप 2 मॉलिक्यूल वाटर के बना सकते हो, मगर ये भी बैलेंस है, मगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, 1 हाइड्रोजन और आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिले, ठीक है ना? ऑक्सीजन का मिनिमम आपको 1 मॉलिक्यूल होगा, तो 1 मॉलिक्यूल के साथ ही 2 हाइड्रोजन। तो एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। जैसे इधर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या है? 2 मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन के चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई आपके पास? 3। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन कितनी आ गई? 3। वैसे ही आप एक केमिकल रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि इसमें मिनिमम आपको कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल चाहिए ताकि ये केमिकल रिएक्शन हो सके। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ लगी? बस इसमें यही चीज है। इसके साथ में हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा। अगर हम रेट लॉ को देखें दोबारा से, रेट किसके बराबर होगा? के, और रिएक्टेंट की पावर कुछ पावर होगी, हम एन रख लेते हैं, और एन ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। जब हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन में एन कितना होगा? 0। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एन कितना होगा? 1। फिर N2 थर्ड सेकेंड ऑर्डर के लिए, N3, इस तरह से 0 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये रहेगा। N की वैल्यू चेंज होती जाएगी, है ना? अब अगर इधर से हम देखें K का यूनिट क्या आने वाला है, K इधर ही रखो, R नीचे आ जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? K इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर N, ये आ जाएगा। अब देखो, रेट का यूनिट क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, है ना? रेट किसके बराबर होता था ना? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमने डिस्कस किया था, यही होता है। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कितना होगा? मोल पर लीटर अपॉन सेकंड इनवर्स, है ना? सेकंड आ जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का यूनिट क्या रहेगा? मोल, लीटर इनवर्स, ये रहेगा ना। और इसकी पावर क्या रहेगी? n, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब अगर n हमारे पास 0 होगा तो k का यूनिट क्या आने वाला है? इसकी पावर क्या बन जाएगी? 0। तो बन जाएगा k कितना हो जाएगा? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स को मैं साइड पे रख रहा हूं क्योंकि मोल और ये वाली टर्म दोनों बराबर बराबर हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 किसके बराबर हो जाता है? 1। हमारे पास यही चीज बच जाएगी, है ना? ये चीज पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 1। इसको मैं साफ करके 1 लिख सकता हूं इसकी जगह पे, तो यही यूनिट बन जाएगा इसका, ये का यूनिट यही रहेगा। अब जब N1 होगा, N1 होने की वजह से क्या होगा? अच्छा, इसको हम इधर से भी दोबारा से भी रीअरेंज कर सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं कि पावर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। अब देखो, मोल लीटर इनवर्स N और मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर 1, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स 1, ऊपर आएगा ये वाला मोल लीटर इनवर्स की पावर -n। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, और सेकंड इनवर्स बच गया ना, सेकंड इनवर्स ऐसे लिख लेते हैं। जब बेस सेम होते हैं पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, मोल
लीटर इनवर्स, क्योंकि ये दोनों बेस बराबर है ना, तो पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस एन, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें आप सेम सीधे एन की वैल्यू भर के आप सभी के यूनिट निकाल सकते हो इधर से सिंपली, या इधर आप एन की वैल्यू भर के इसको कैलकुलेट करके फिर ऊपर शिफ्ट करो, या इधर से भी सीधे निकाल सकते हो। इधर से हम फर्स्ट और सेकंड की निकाल के देखते हैं। देखो फर्स्ट के लिए क्या होगा, एन कितना होगा हमारा 1, अब एन हमने 1 भरना है, तो के का यूनिट क्या आने वाला है इधर हमारा, यूनिट ऑफ के मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1, और बाहर आगे सेकंड इनवर्स भी था ना, ये आ जाएगा। ये जर्नल फार्मूला आप लिख लो इसके लिए कि के का यूनिट निकालने का जनरल फार्मूला क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन पर सेकंड। ठीक है, अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये पर सेकंड इधर बचे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 के बराबर आ जाएगी, ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी 1 के बराबर बन जाएगी। तो पर सेकंड के की वैल्यू रहेगी, रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका यूनिट क्या रहेगा पर सेकंड। और सेकंड ऑर्डर के लिए एन कितना होगा 2, इधर 2 भरो वैल्यू, जब इधर 2 वैल्यू भरेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा -1, है ना, सेकंड इनवर्स। तो आप क्या करोगे, किसी की पावर -1 है तो इसको हम उल्टा करके लिख लेंगे, क्या बन जाएगा मोल, सॉरी नीचे ले आओ उसको, 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि -1 है इसकी पावर +1 हो जाएगी, है ना, हुई ना। तो नीचे आके भी लिख सकते हो, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से भी इसका यूनिट बना सकते हो, समझे। अगर इसको आपने 1 लाइन में लिखना है तो इसको ये लिखो, सेकंड मोल ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स है ऊपर जाके लीटर बन जाएगा, और सेकंड इनवर्स ऊपर ही है, ऐसे बन। इस तरह से आप सभी के यूनिट्स निकाल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए कर लिया, आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हो, फोर्थ के लिए, एंड ऑर्डर। तो जनरल फार्मूला आप ये याद रख सकते हो इस तरह से, और ये कैसे ड्राइव हुआ ये सिंपली आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से के यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होंगे वो आप ड्राइव कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, समझ लगी।